विमल, बोलो जुबां कैसे? विमल में गुलिस्तां के ये कुछ लजीज फरिश्ते जब साथ घुले तो जी ललचाए और दिल कहे कि स्वाद की जुबां में खुद को ऐसे डुबाऊं कि निकल ना पाऊं। विमल की जुबां कुछ है ही ऐसी, मानते हैं? विमल, बोलो जुबां कैसे? पहले बात किन खबरों की होने वाली वो जानकारी मैं आपको देती हूँ। गुरुग्राम टेनिस प्लेयर राधिका के मर्डर की सबसे पहले बात करेंगे। जिस पिता ने 25 साल पाला उसी ने मार डाला। ये कहानी सिर्फ एक हत्या की नहीं, इस वारदात से जुड़े सैकड़ों सवाल हैं। आरोपी पिता दीपक यादव बार बार अपना बयान बदल रहा है। पहले कहा राधिका सोशल मीडिया पर ज्यादा एक्टिव हो गई थी, फिर बोला वो अपनी स्पोर्ट्स एकेडमी बंद नहीं कर रही थी। एक थ्योरी राधिका की रील्स को लेकर भी है। हालांकि पुलिस अभी तक इस मामले पर चुप्पी साधे हुए। सूत्र ये भी बता रहे हैं कि पिता दीपक यादव बेटी की उस रील से नाराज थे जिसमें वो अपने दोस्त इनामुल हक के साथ नजर आ रही है। समाज को डराने वाली इस खबर के हर एंगल की पड़ताल करेंगे। दूसरी खबर हरियाणा से, जहां हिसार में एक 16 साल का बताया जा रहा लड़का अब इस दुनिया में नहीं है। वजह बर्थडे पार्टी में डीजे बजाना और फिर पुलिस से टकराव। पुलिस कह रही है कि डीजे बंद कराने गए तो छतों से पथराव किया गया। छत पर पकड़ने गए तो गणेश ने बचने के लिए छलांग लगा दी। वहीं परिवार का आरोप है कि पुलिस ने गणेश को पीट कर मारा है और छत पर चढ़कर भी अटैक किया और धक्का देकर गिरा दिया। सवाल यह नहीं है कि गलती किसकी थी, सवाल यह है कि हिसार में जो हुआ वो लॉ एंड ऑर्डर था या लॉ एंड पावर था, बताएंगे आपको। तीसरी खबर, इश्क के नाम पर जाल की, राजनीति की आड़ में साजिश और टारगेट पर देश की बेटियां। इंदौर में जो खुलासा हुआ है वो ये बताने के लिए काफी है कि लव जिहाद अब सिर्फ एक शब्द नहीं, एक नेटवर्क बन चुका है। इंदौर पुलिस ने 2 मुस्लिम युवकों आदिल और अल्ताफ को दुष्कर्म और धर्मांतरण के आरोप में गिरफ्तार किया। पूछताछ में दोनों ने कबूल किया कि ये सिर्फ एक अकेली वारदात नहीं है, बल्कि एक संगठित रैकेट का हिस्सा है जिसका मास्टरमाइंड कांग्रेस पार्षद अनवर कादरी है। हिंदू लड़कियों का नाम बदलकर प्रेम जाल में फंसाना और उनका धर्म परिवर्तन कराना और फिर उन्हें देह व्यापार में ढकेलना, यही इस गैंग का मकसद था। क्या ये लव जिहाद नहीं, माइंड जिहाद, फंडिंग जिहाद और पॉलिटिकल जिहाद बन चुका है? खबर के इस पहलू पर भी बात करेंगे। इसके अलावा बात छांगुर बाबा पर एक्शन की अपडेट की भी होगी, शामली में साधु के भेष में भीख मांग रहे शहजाद की भी होगी और डिजिटल ठगी से भी आपको आगाह करेंगे। लेकिन चलिए सबसे पहले बात गुरुग्राम के राधिका मर्डर की। गुरुग्राम की टेनिस प्लेयर जिसका नाम राधिका यादव, उसको पिता ने ही मार डाला। जिसके बाद जो बात निकलकर सामने आई उसके मुताबिक राधिका की ट्रेनिंग एकेडमी चलाने से पिता नाराज थे। कहा यह भी गया कि जिस तरह का रील का फीवर राधिका पर चढ़ गया था वो भी पिता को पसंद नहीं आ रहा था और पिता बार बार अपनी बात बदल रहे हैं, जिसको लेकर शक और गहरा रहा है कि एकेडमी ही वजह है या इसके पीछे कोई छिपा कारण है। क्योंकि जो पिता अपनी बेटी को आगे बढ़ाकर खिलाड़ी बना रहा था, एकेडमी चलाने के लिए, बनाने के लिए पैसे दे रहा था, उसी एकेडमी से इतनी दिक्कत कैसे उस पिता को हो गई कि अपनी बेटी पर 3 राउंड फायर कर दिए। खबर क्या है अब आपको बताने जा रहे हैं, क्योंकि यह हैरान करने वाला खुलासा है। पहले 2 तस्वीरें देखिए। ये 2 तस्वीरें जहां रील को लेकर जो पूरी थ्योरी सामने आ रही है वो रील आप इधर देख रहे हैं और इस रील में इनामुल हक के साथ एक मुस्लिम दोस्त के साथ यहाँ राधिका यादव दिखाई दे रही। कहा जा रहा है कि दिक्कत इसी वजह से थी। इसको हम आगे समझेंगे। और पिता दीपक को भी देख लीजिए जिन्होंने 25 साल तक राधिका को पाला और उसके बाद उसकी हत्या कर दी। आखिर हुआ क्या है इसको समझने की हम कोशिश करते हैं। चलिए पूरी खबर डिटेल में पहले आपको बताते हैं, क्योंकि ये मामला हैरान करता है। एक पिता अपनी बेटी का हत्यारा कैसे हो सकता है, ये बहुत बड़ी बात है। पूरी खबर चलिए डिटेल में आपको बताते हैं। गुरुग्राम में टेनिस प्लेयर राधिका यादव जो कि स्टेट लेवल टेनिस प्लेयर थी, उसकी हत्या हो गई। पिता दीपक ने राधिका की गोली मारकर हत्या की। पिता की तस्वीर हम यहां आपको दिखा रहे हैं। राधिका यादव अपनी टेनिस एकेडमी चलाती थी। पिता ने एकेडमी बंद करने के लिए दबाव बनाया। इसी बात पर दोनों के बीच काफी बहस हो गई, ये जानकारी मिली। आरोपी पिता ने गुस्से में आकर गोलियां मार दी अपनी बेटी को। हालांकि पूछताछ में बार बार अब पिता बयान बदल रहे हैं, अलग कहानी बता रहे हैं। कौन सी कहानी सच्ची है ये समझना मुश्किल हो रहा है। जरा अब आपको तस्वीर दिखा देते हैं। ये देखिए, ये वो रील है जिसको लेकर शक शुबा पिता जाहिर कर रहे थे। ये राधिका है और साथ में इनामुल हक आपको दिखेंगे। ये 2 चेहरे जो इस रील में दिखाई दे रहे हैं,
इसी को लेकर बात शुरू हुई थी और ये रील अभी की नहीं है, आप ये जान लीजिए, ये रील 1 साल पहले की। तब से ऐसा लग रहा था कि राधिका सोशल मीडिया पर एक्टिव हो रही थी, रील डालने की कोशिश कर रही थी और ये कोशिश, सोशल मीडिया पर एक्टिव होना, ये कोशिश पसंद नहीं आ रही थी पिता दीपक को। क्या रील बनाने की वजह से ही पिता ने मौत के घाट उतारा, ये सवाल है। राधिका को रील बनाना काफी पसंद था। राधिका ने इनामुल हक के साथ म्यूजिक वीडियो बनाया। सोशल मीडिया पर राधिका के कई रील्स मौजूद हैं, अगर आप उनका अकाउंट विजिट करते हैं तो। राधिका यादव सोशल मीडिया पर काफी एक्टिव थी और धीरे धीरे पॉपुलर हो रही थी। अब इन्हीं वजहों से राधिका यादव की मौत की गुत्थी यहाँ सुलझ नहीं पा रही है, उलझती दिखाई दे रही है कि क्या ये पूरा मामला इससे जुड़ा है। और समझिए आपकी ये जो पूरी घटना थी, इसको लेकर बहुत सारे सवाल हैं। आपको बताते हैं कि कल्पना जो इनामुल हक की मैनेजर हैं, उनसे जब हमने पूछा कि आप क्या राधिका को जानती नहीं, क्या रील के अलावा भी इनका कोई रिलेशन था, तो क्या जवाब आया कल्पना का, सुनिए जरा। इनाम के साथ मैं इस प्रोजेक्ट में कहीं भी इन नहीं थी। ओके। और ना ही मुझे राधिका के बारे में पता, मैं उसको कहीं नहीं जानती थी। अच्छा, आप चेक कर लीजिए, उस वीडियो में भी अगर इंट्रोडक्शन होगा तो मेरा कहीं से कहीं तक नाम नहीं होगा। तो आप इनाम की मैनेजर हैं? सर मैं मैनेजर नहीं हूँ, मैं बताती हूँ। इनाम और मैं सेम सिटी से बिलोंग करते हैं। ओके। हाँ, 2-3 साल पहले मुलाकात हुई थी। इस पूरे मामले में राधिका मर्डर केस में एफआईआर दर्ज हो गई है। जरा एफआईआर कॉपी आपको दिखा देते हैं। ये देखिए, ये पूरा मामला दर्ज हो गया है। एक रिवॉल्वर जिसके जरिए, जो लाइसेंसी रिवॉल्वर थी दीपक की, जो कि राधिका के पिता थे, उसी रिवॉल्वर के जरिए मौत के घाट उतारा गया है। और अब इस मामले को लेकर एफआईआर कॉपी जो हम आपको दिखा रहे हैं, रिपोर्ट यहां दर्ज कर ली गई है। उस वक्त जब ये घटना हो रही थी तो घर में बहुत सारे लोग मौजूद थे, लेकिन एफआईआर दर्ज कराई दीपक के भाई यानी राधिका के चाचा ने। उन्होंने एफआईआर में क्या क्या मेंशन किया है, चलिए आपको बताते हैं, जरा डिटेल आपके सामने रखते हैं। एकेडमी पर जो विवाद हुआ उसको लेकर पिता ने जान लिया खुलासा हो रहा। आरोपी पिता दीपक के भाई ने एफआईआर दर्ज कराई है। दीपक का राधिका से एकेडमी को लेकर विवाद हुआ। जब राधिका किचन में खाना बना रही थी, उसी वक्त दीपक ने अपनी पिस्टल से 3 गोलियां मार दी, ये उनके चाचा ने बताया। आवाज सुनी उन्होंने, तेज आवाज सुनी और पहली मंजिल पर गए। राधिका को रसोई में खून से लथपथ पड़ा पाया। चाचा बता रहे हैं कि जब ऊपर पहुंचे तो खून से लथपथ पड़ा पाया। मैं और मेरी बेटी उसे मैरिंगो अस्पताल ले गए, जहां डॉक्टर्स ने उसे मृत घोषित कर दिया। तो चाचा ने बताया कि कैसे उन्हें किस स्थिति में ये मिली थी और उसके बाद वो उसे अस्पताल भी ले गए, लेकिन डॉक्टर्स ने मृत घोषित कर दिया। इसको लेकर संदीप कुमार क्या कह रहे हैं, पुलिस का क्या वर्जन है, सुनिए। पुलिस के द्वारा अक्यूज से इंटरोगेशन की गई है, पूछताछ की गई है, तो उनके द्वारा इसमें बताया गया है कि वो उसके टेनिस एकेडमी चलाने से नाराज़ थे, जिसको कि बंद करने को लेकर वो काफ़ी बार बोल चुके थे। इसी बात के ऊपर कुछ पारिवारिक विवाद हुआ और ये गुस्से में आकर के उन्होंने अपने लाइसेंसी वेपन से 3 गोलियां मार करके अपनी बेटी की हत्या कर दी। अब पिता से क्योंकि पूछताछ हो रही है तो अलग अलग बयान पिता की तरफ से दिए जा रहे हैं। अब तक क्या क्या पिता ने कहा है, क्या कबूलनामा सामने आया, आपको बता देते हैं। मेरी बेटी एक खिलाड़ी थी, उसने कई ट्रॉफीज जीती थी। कुछ दिन पहले उसके कंधे में चोट लग गई थी, उसके बाद से वो ज्यादा खेल नहीं पा रही थी। उसने अपनी टेनिस एकेडमी शुरू की, बच्चों को कोचिंग देना शुरू किया। जब मैं दूध लेने वजीराबाद गांव जाता था तो लोग कहते थे तुम अपनी बेटी की कमाई पर गुजारा कर रहे हो। उनका कहना है कि ऐसे तंज उन्हें कसा जाता था। इससे मैं बहुत असहज हो जाता था। कुछ लोगों ने उसके चरित्र पर भी सवाल उठाए, जिससे मैं बहुत परेशान हो गया था। मैं अपनी बेटी से एकेडमी बंद करने के लिए कह चुका था, लेकिन उसने मना कर दिया। मुझे ऐसा लगा जैसे मेरे सम्मान और प्रतिष्ठा पर हमला हो रहा है। ये कबूलनामा सामने आया है, लेकिन आप सोचिए कि क्या ये कबूलनामा आपको सच्ची कहानी लग रहा है? एक पिता जो स्पोर्ट्स के लिए पहले बेटी को प्रोत्साहित करता है, उसे खिलाड़ी बनाता है, टेनिस खिलाड़ी बनाता है, स्टेट लेवल तक खेलने की अनुमति देता है, और जब उसे कंधे में चोट लग जाती है तो उसे कोशिश करता है कि वो एकेडमी चलाए, उसका मन लगा रहे। और क्या इन तानों की वजह से एक पिता इतनी बड़ी एक तरह से कोशिश कर सकता है, इतना बड़ा कदम उठा सकता है? हैरान करती है ये खबर, और इसके अंदर कई पहलू हो सकते हैं। लेकिन एकेडमी की केयरटेकर क्या कह रही है इस पूरे मामले को लेकर, क्योंकि उसका अलग वर्जन सामने आया, सुनिए जरा। के लिए 1 महीना या 25 दिन कुछ ग्राउंड मतलब चलाया, उसके बाद में फिर चले गए।
चले गए। क्या रेंट पे लिया था इस हाँ, रेंट जगह पे को? लिया था। ये तीनों कोर्ट उनके हैं जो हम देख रहे हैं। हाँ, ये तीनों कोर्ट लिए थे सर। कितने बच्चे आते होंगे सीखने के लिए? सर अभी नई नई एकेडमी चालू करी थी तो वो एक बेटी आती थी, एक बेटा आता था। तो मतलब सिखा के और अपने चले जाते। वो सोच रहे थे कि और बच्चे आएंगे तो फिर मेरा काम और बढ़ जाएगा। तो फिर उन्हें कुछ लगा होगा कि काम नहीं कुछ मतलब क्या बढ़ रहा अपने तरह मतलब। देखिए, अब सवाल यह है कि क्या राधिका की हत्या के पीछे वजह कुछ और है? जो कबूलनामा दीपक का सामने आया, राधिका के पिता का सामने आया है, वो बहुत सिंपल लग रहा है। क्या इतना सिंपल था अपनी बेटी को, खुद की पाली पोसी बेटी को इस तरह से मार देना? बहुत सारे सवाल इस पूरे घटनाक्रम के इर्द गिर्द घूमते दिखाई दे रहे हैं। इसी से जुड़ी रिपोर्ट देखिए। टेनिस प्लेयर का मर्डर, पिता निकला किलर। एकेडमी को लेकर विवाद, पिता ने ली जान। जिस बेटी को एक पिता ने 25 साल पाला, फिर उसे क्यों मार डाला? अब इसी को लेकर सवाल उठ रहे हैं। सवाल इसलिए भी उठ रहे हैं क्योंकि पुलिस पूछताछ में राधिका यादव के पिता दीपक यादव बार बार अपने बयान बदल रहे हैं, बार बार हत्या की वजह को अलग अलग बता रहे हैं। जानकारी के मुताबिक पुलिस के सामने पहले दीपक यादव ने हत्या की वजह सोशल मीडिया पर एक्टिव होना बताया। फिर सख्ती से पूछताछ की गई तो बताया कि राधिका ट्रेनिंग एकेडमी चलाती थी, जिसको वो बंद करने के लिए कह रहे थे। दोनों के बीच विवाद भी हुआ, लेकिन राधिका नहीं मानी। दीपक के इस बयान के बाद पुलिस ने उनके सामने एक म्यूजिक वीडियो रखी, जिसमें इनामुल हक नाम के एक लड़के के साथ राधिका ने वीडियो बनाया था। तो फिर दीपक ने बताया कि म्यूजिक वीडियो पॉपुलर होने की वजह से राधिका सोशल मीडिया पर बहुत एक्टिव रहने लगी, जिस बात से दीपक नाराज हो गया और फिर गोली मारकर हत्या कर दी। उसने बता दिया कि इस म्यूजिक वीडियो सोशल मीडिया पर ज्यादा एक्टिव होने की सबसे बड़ी वजह है। ये म्यूजिक वीडियो करने के बाद राधिका सोशल मीडिया पे बहुत ज्यादा एक्टिव रहने लगी, जिस बात से वो बेहद नाखुश था और यही कारण था कि पिछले काफी समय से उसके मन में गुस्सा भरा हुआ था। और गुरुवार सुबह 10:30 बजे वो गुस्सा फूटा और किचन में काम कर रही राधिका पर 3 गोली मार दी। हालांकि इस वारदात के वक्त 3 लोग मौजूद थे। पहली राधिका यादव, दूसरे पिता दीपक यादव और तीसरी मां मंजू यादव। लेकिन पुलिस ने जब मां का बयान दर्ज करने की कोशिश की तो मां मंजू यादव ने बयान लिखवाने से मना कर दिया। मंजू यादव ने कहा कि मुझे बुखार था, मैं अपने कमरे में लेटी थी, मुझे नहीं पता कि राधिका को क्यों मारा, मेरी लड़की राधिका का चरित्र ठीक था। हालांकि वारदात के बाद घर में मौजूद उनके चचेरे भाई रविंद्र यादव ने कहा कि कोई पिता अपनी बेटी को ऐसे नहीं मारेगा। कौन बाप होगा जो अपनी बेटी को ऐसे मारेगा, ये बताओ। बाप ने तो कबूल लिया ना। अरे कितना बड़ा पत्थर रखा होगा अपने दिल पे, क्या हुआ उन दोनों के बीच में ही हुआ, वो जो कुछ हुआ तीसरे आदमी को पता ही नहीं है। तो जानना चाह रहे हैं ना कि क्या बताए, वो तो वो बताएगा या राधिका बताती। अब सवाल है कि क्या राधिका यादव की हत्या के पीछे वजह कुछ और है? क्या कोई ऐसी वजह है जो पिता दीपक यादव पुलिस से पूछताछ के दौरान छिपा रहे हैं? क्या अभी इस मामले में कोई और खुलासा हो सकता है? ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो हत्या के पीछे आखिर वजह क्या थी? कई सारे सवाल हैं। क्या पुलिस को गुमराह कर रहे हैं दीपक यादव अलग अलग कहानियां बता के? क्यों हत्या के पीछे अलग अलग वजह बता रहे हैं? क्या ताने वाली थ्योरी के पीछे मौत की वजह वो छिपाने की कोशिश कर रहे हैं? क्योंकि इस बात पर तो कोई यकीन नहीं कर सकता। जिस प्रतिभा पर गर्व था, उसी प्रतिभा के लिए कोई हत्या कैसे कर सकता है? क्या इनामुल हक से नजदीकी राधिका की मौत की वजह बनी? ये सवाल बहुत गहरा है, जिसकी तह तक जाने की कोशिश पुलिस कर रही है। लेकिन जरा आप ये समझिए, जो बात कही है दीपक यादव ने कि ये जो पूरा घटनाक्रम हुआ वो एकेडमी बंद करने को लेकर हुआ है, ताने कसे जाते थे, उसको लेकर जब हमने बात की सिक्योरिटी गार्ड से, तो वो कह रहे हैं कि ऐसा तो कुछ नहीं था, यहाँ कोई ताने नहीं कसता किसी को, सब बहुत अच्छे से रहते हैं। सुनिए जरा। जब कोई शिकायत नहीं था। इस तरह की बात आपको लगता है किसी ने बोली होगी कि तुम बेटी की कमाई खा? जी नहीं, हमें नहीं लगता है। इतना लक्ष्मी सही था वो कि किसी से वो सिर उठाना देखता था ना, बात करता था। अब ये सब बहाना है क्या है, ये मुझे नहीं पता है। लग रहा है आपको, लेकिन एक बहाना हो सकता है। बहाना हो सकता है। तो सुना आपने, सिक्योरिटी गार्ड कह रहा है कि बहाना हो सकता है। सच्चाई क्या है, इसकी जांच में पुलिस जुट गई है और इंतजार रहेगा कि क्या कुछ खुलासा होता है। इस खबर पर हमारी नजर रहेगी। आगे बढ़ रहे हैं, अगली खबर की अब बात कर लेते हैं। बर्थडे पार्टी मर्डर की अब बात करने जा रहे हैं। हिसार की एक घटना जो हैरान करती है। देश की पुलिस को जनता का रक्षक कहा जाता है,
पुलिस की वजह से ही देश का हर नागरिक चैन से सोता है, लेकिन जब पुलिस ही रक्षक ना हो और भक्षक बन जाए तो आम लोगों की सुरक्षा कौन करेगा? हरियाणा के हिसार जिले में ऐसा ही मामला सामने आया, जिसने पुलिस की कार्य प्रणाली पर पूरी तरह से सवाल खड़े कर दिए, क्योंकि परिवार कह रहा है कि पुलिस की वजह से उनके 16 साल के बेटे की हत्या हुई है। पूरा मामला क्या है, चलिए अब आपको बताने जा रहे हैं। पहले तस्वीर आपको दिखाते हैं, क्योंकि जो तस्वीर सामने आई है उसके बिना पर ही परिवार का ये दावा है कि पुलिस ने उनके बच्चे की हत्या कर दी। जरा तस्वीर दीजिए, ये देखिए पुलिस की बर्बरता इस वीडियो में कैद हुई है और बहुत आक्रामक अंदाज में पुलिस इसमें दिखाई दे रही है। फुल फ्रेम करिए वीडियो, जरा दिखाइए किस तरह के हालात थे उस वक्त और कैसे पुलिस मारपीट कर रही थी। तो देखिए कैसे डंडे बरसा रही है पुलिस और परिवार चिल्ला रहा है, परिवार को पिटती यहाँ पर पुलिस स्पॉट की गई है और ये वीडियो उसी वक्त का बताया जा रहा है। चलिए खबर क्या है, पूरी खबर क्या है आपको बता देते हैं। हिसार में बर्थडे पार्टी में डीजे पर विवाद हो गया। हिसार पुलिस पर बर्बरता के आरोप लग रहे हैं। परिवार का आरोप है कि पुलिस ने ही मारपीट की है। पुलिसकर्मियों ने परिवार को बेरहमी से पीटा है। पुलिस ने महिलाओं के साथ भी मारपीट की है, ये परिवार कह रहा है। परिवार को पिटते हुए पुलिस का वीडियो भी सामने है, जो तस्वीर हमने आपको दिखाई, और वीडियो में पुलिस एक शख्स को वाकई पीटते हुए दिख रही है। पुलिस के डर से कुछ बच्चे छत पर छिप गए, ये परिवार बता रहा है। और परिवार का ये आरोप है कि पुलिसकर्मी इसके बाद छत पर गए और पुलिस ने 2 बच्चों को छत से नीचे फेंक दिया। इस दौरान एक बच्चे की मौत हो गई, दूसरा घायल हो गया। पुलिस की बर्बरता से परिवार में आक्रोश है। इस पूरे घटनाक्रम को लेकर यही बात कही जा रही है कि पुलिस ने धक्का दिया है, परिवार ये कह रहा है। और जो बच्चा, 2 बच्चे थे, दोनों बच्चे छत पर छिपे हुए थे, उनमें से एक की मौत हो गई। गणेश उसका नाम है, जिस बच्चे की मौत की बात है। ये तस्वीर देख लीजिए, ये बच्चा जिसका बर्थडे था और डीजे चलाने को लेकर ये विवाद शुरू हुआ था। बहुत मामूली बात, लोग बर्थडे पार्टीज में डीजेस बजाते हैं, एंजॉय करते हैं, और शायद वही भारी पड़ गया इस परिवार के लिए। इनका चिराग बुझ गया, बच्चे की मौत हो गई और ऐसे में अब परिवार आक्रोशित है। तस्वीर अगली दिखाते हैं आपको, ये देखिए परिवार में आक्रोश है। धरना प्रदर्शन उन्होंने किया। 16 वर्षीय बच्चा गणेश जिसकी मौत हुई है और उसको लेकर पुलिस पर आरोप लगा रहा है परिवार, और ऐसे में धरना प्रदर्शन करके विरोध दर्ज करा रहा है और कह रहा है कि हमें इंसाफ चाहिए। परिवार पुलिस पर कार्रवाई की, एक्शन की मांग कर रहा है। क्या कुछ मांगे, क्या परिवार की दलील है, चलिए दोनों आपको बता देते हैं। पुलिस की बर्बरता से परिवार में आक्रोश है और परिवार गणेश की मौत से गुस्से में है। जिला अस्पताल के बाहर परिवार धरने पर बैठा। अस्पताल में आईजी दफ्तर तक, उन लोगों ने अस्पताल से लेकर आईजी दफ्तर तक मार्च किया है। परिवार की मांग है कि पुलिस पर एक्शन लिया जाए, पुलिस पर कार्रवाई हो और दोषी पुलिसकर्मियों पर केस दर्ज किया जाए, ये पीड़ित परिवार कह रहा है। पीड़ितों ने मृतक के अंतिम संस्कार से ही इनकार कर दिया है। गणेश का अंतिम संस्कार नहीं करेंगे, जब तक पुलिस कर्मियों पर कार्रवाई नहीं होगी तब तक हम अंतिम संस्कार नहीं करेंगे, ये पीड़ित परिवार खुलकर कह रहा है। इस पूरे मामले में मृतक के पिता विक्रम क्या कह रहे हैं, उन्हें सुनिए। मेरे को पता चला कि ना प्रशासन ने उसको ऊपर से नीचे फेंक दिया। मैंने कहा जी मेरा बच्चा मर चुका है, मेरे को दिखा दो मेरा बच्चा। वो बोले यहाँ पे कोई नहीं है। उसके बाद फिर बोलने वाले थोड़ी देर बाद आए, वो इकट्ठा हुए तो प्रशासन पूरा भाग गया। डीजे की बात तो ठीक है, लेकिन वहाँ पे डीजे नहीं था जी, छोटा स्पीकर था एक, खाली छोटा स्पीकर होने के बाद पुलिस प्रशासन ने एक बार वहाँ पे गया छोटा सा। उसके बाद उन्होंने दोबारा पुलिस प्रशासन की तीनों चौकी, 12 क्वार्टर, मिल गेट, SHO साहब, खुद तीनों प्रशासन आने के बाद इकट्ठा हो गए। इकट्ठा होने के बाद उन्होंने वहाँ पे वारदात की है, जो वीडियो आप देख चुके हो। तो देखिए मृतक के पिता कह रहे हैं कि डीजे बजाने को लेकर विवाद खड़ा हुआ। पुलिस वहां डीजे बंद कराने पहुंची थी, लेकिन क्या डीजे बजाना एक बच्चे को इतना महंगा पड़ सकता है अपने जन्मदिन के दिन कि उसकी जान चली जाए? क्या पुलिस ने यहां बर्बरता की है, जानबूझकर इस तरह से धक्का दिया? क्योंकि परिवार तो यही कह रहा है और तस्वीर जो आई है उसमें पुलिस बहुत आक्रामक दिख रही है। इसी से जुड़ी रिपोर्ट देखिए। हिसार में बर्थडे पार्टी के दौरान 2 युवक छत से कैसे गिरे? क्या डीजे विवाद के दौरान पुलिस के डर से दोनों छत से कूदे, या फिर पुलिस कर्मियों ने ही दोनों को छत से नीचे फेंक दिया? इस सवाल का जवाब आज हिसार सहित पूरा देश जानना चाहता है, क्योंकि इस मामले में एक बार फिर पुलिसिया कार्रवाई सवालों के घेरे में है।
परिवार का आरोप है कि पुलिसकर्मियों ने डीजे बंद कराने को लेकर मारपीट की, तो वहीं पुलिस का आरोप है कि डीजे बंद कराने पर पुलिस टीम के साथ मारपीट और पत्थरबाजी की गई। छत से दोनों युवक पत्थर चला रहे थे। इस दौरान कई पुलिसकर्मी घायल हो गए। जब पुलिस उन्हें पकड़ने गई तो दोनों छत से कूद गए, जिसमें गणेश नाम के एक युवक की मौत हो गई। इसी घर के बाहर 7 जुलाई की रात को लड़के मौजूद थे। बर्थडे का जश्न मनाया जा रहा था। पुलिस आती है और ये कहा जाता है कि डीजे की जो आवाज़ है वो कम करो, जिसके बाद पुलिस और लड़कों के बीच बहस शुरू हो जाती है और आखिर में वो बहस जो है झड़प में तब्दील हो जाती है। जब वो लड़के छत पे जाते हैं तो वो वहाँ से कूदे जाते हैं या उनको फेंका जाता है, वो जांच का विषय। लेकिन पुलिस का ये कहना है कि दोनों लड़के जब ऊपर भागे तो छत से वो पीछे की तरफ कूद जाते हैं, जिसमें एक गणेश नाम के लड़के की मृत्यु हो जाती है। हिसार में डीजे विवाद को लेकर एक वीडियो भी सामने आया है, जिसमें पुलिसकर्मी एक युवक को लाठियों से पीटते नजर आ रहे हैं। पुलिस की लाठियां खाकर युवक जमीन पर गिर जाता है। इसी बीच एक लड़की उसे बचाने के लिए आती है, लेकिन पुलिसकर्मी उस युवती को भी धक्का देकर हटा देते हैं। इसके बाद पुलिसकर्मी युवक को गाड़ी में ठूसकर गेट बंद करने की कोशिश करते हैं। ये पूरा वीडियो घटना के वक्त का बताया जा रहा है, जिसे किसी ने छत से रिकॉर्ड किया है। इस वीडियो में पुलिसकर्मी जिस तरह से आक्रामक दिख रहे हैं, उससे उनके गुस्से का अंदाजा लगाया जा सकता है। हिसार डीजे विवाद का ये वीडियो काफी कुछ बयां कर रहा है, लेकिन सवाल अब भी वही है कि आखिर गणेश की मौत कैसे हुई। गणेश का परिवार अब इंसाफ के लिए सड़कों पर उतर आया है। पुलिस अफसरों से इंसाफ की गुहार लगा रहा है। लीगल एक्शन होना था तो 4 दिन तक हम वहाँ पे बैठे हुए थे, वो दिखाई नहीं दे रहे थे। अब तक किस चीज का इंतजार कर रहे थे? अब तक क्या दूसरे लोगों के मरने का इंतजार कर रहे थे? जो पुलिस की गुंडागर्दी चल रही है वो गुंडागर्दी ना चले और गरीबों के ऊपर अत्याचार ना हो। हरियाणा शहर के अंदर, हरियाणा प्रदेश के अंदर हर जगह परेशानी हो रही है। लोगों को मारा जा रहा है, पीटा जा रहा है। पुलिस कार्रवाई नहीं करेगी ना, नगर निगम सारा बंद कर देंगे। अगर हमारी प्रशासन ना सुने ना, सारा निगम बंद रहेगा। हिसार में जो कुछ भी हुआ है वो हैरान करने वाला है। इस घटना को लेकर पुलिस और परिवार दोनों का अलग अलग आरोप है। पुलिस खुद को पीड़ित दिखा रही है, लेकिन वीडियो में परिवार को पीटती नजर आ रही है। तो वहीं पीड़ित परिवार इंसाफ की मांग को लेकर धरने पर बैठा है। अब देखना यह है कि इस मामले में आगे क्या कुछ खुलासा होता है। पुलिस अधिकारी इस मामले में क्या एक्शन लेते हैं। गणेश नाम के युवक की मौत की जिम्मेदारी किसकी तय होती है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। इस पूरे मामले में भी सवाल बहुत सारे, क्योंकि परिवार तो कह रहा है कि ये पुलिस का काम है, ऐसे में लॉ एंड ऑर्डर फॉलो किया गया या लॉ एंड पावर के तहत पुलिस काम कर रही है। इस पर आगे जरूर खुलासा होगा, क्योंकि जांच के दायरे में पूरा मामला चल रहा है। आगे बढ़ रहे हैं, अगली खबर का रुख करें और लव जिहाद पर कैसे अब जाल फैल गया है, किस तरह से लव जिहाद का जाल फैलाया जा रहा है। बात अब इसकी, क्योंकि इंदौर से मामला सामने आया है। ऐसा लग रहा है कि देश की डेमोग्राफी बदलने की साजिश चल रही है और कुछ लोग लव जिहाद को हथियार बनाकर हिंदू बेटियों को खास तौर से टारगेट कर रहे हैं। ऐसे लोगों को बकायदा फंडिंग भी की जा रही है। इंदौर में तो कांग्रेस पार्षद पर 2 युवकों को हिंदू लड़कियों को फंसाने के लिए फंडिंग का आरोप लगा है, जिसके बाद हिंदू संगठन अब जांच की मांग कर रहे हैं और बहुत सारे तथ्य इससे जुड़े सामने भी आ रहे हैं, क्योंकि जो कांग्रेस पार्षद हैं वो बताया जा रहा है कि फरार हो गए हैं। चलिए सबसे पहले जरा आपको तस्वीर दिखाकर खबर बताने की शुरुआत करते हैं, क्योंकि अब मास्टरमाइंड कौन है वो तस्वीर आपके सामने रखते हैं। अनवर कादरी नाम है उस कांग्रेस पार्षद का जो इंदौर में बकायदा लव जिहाद का ये पूरा नेक्सस चला रहा था। खुलासा हो गया, तस्वीर आपको दिखाते हैं। ये देखिए, ये अनवर कादरी साहब हैं, ये कांग्रेस से जुड़े हुए पार्षद हैं, नेता हैं स्थानीय, शहर वाली जो सरकार होती है उसमें, और उसके बावजूद ये इस तरह का नेक्सस चला रहे हैं। ये उनका घर देख लीजिए और घर पर ताला जड़ा हुआ है, साहब फरार हैं। पूरी घटना सामने आने के बाद अनवर कादरी फरार बताए जा रहे हैं, घर पर ताला लगा हुआ है। तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। अब लव जिहाद के इस पूरे एंगल का खुलासा कैसे हुआ है, चलिए डिटेल अब आपको फटाफट दे देते हैं, क्योंकि अभी जब हम छांगुर बाबा की डिटेल खंगाल रहे थे तो इंदौर से ये पूरा प्रकरण सामने आ गया। बता देते हैं जरा आपको कैसे खुलासा हुआ है। लव जिहाद मामले में एक बड़ी जानकारी सामने आई है इंदौर से। हिंदू लड़कियों को फंसाने के लिए यहाँ फंडिंग हो रही थी। कांग्रेस पार्षद पर फंडिंग करने का आरोप लग रहा है। रेप केस में गिरफ्तार आदिल और अल्ताफ ने पूछताछ में ये माना है कि कांग्रेस पार्षद उन्हें 3 लाख रुपए दे रहे थे। हिंदू लड़कियों पर खर्च करने के लिए पैसे दिए जाते थे जिससे जाल में फंसाया जा सके, और दोनों ने पार्षद की साजिश के बारे में डिटेल में बताया। हिंदू लड़कियों का धर्मांतरण कराना ही लक्ष्य दिया गया था।
लड़कियों को उसके बाद देह व्यापार में ढकेलना भी लक्ष्य था। यानी पहले फंसाते थे और उसके बाद देह व्यापार में ढकेल देते थे। इंदौर से हमारे सहयोगी सत्यविजय की आपको रिपोर्ट दिखाते हैं, जो पूरे मामले से अब पर्दा हटा रही है। खुलासा कैसे हुआ, सारी जानकारी सत्यविजय की रिपोर्ट में। अगर ये पूरी बिल्डिंग देखें आप, तो ये अनवर कादरी का ही बिल्डिंग है। अनवर कादरी ने यहाँ पर कई इंस्टीट्यूट और कई लोगों को ऑफिस किराए पर दे रखे थे। एक किराए पर ऑफिस ये सामने आप देख रहे हैं, एक यहाँ पर जिम भी है। इसके अलावा पूरी ऊपर तक की जो बिल्डिंग देख रहे हैं, इसमें कई लोगों को अनवर कादरी ने किराए पर मकान दे रखा था। लेकिन जिस फ्लैट में अनवर कादरी रहता है, वहां पर ताला डला हुआ है। अनवर कादरी परिवार के साथ फरार है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं, इस बिल्डिंग से इंदौर के सदर बाजार इलाके में इतना बड़ा एम्पायर खड़ा करना, इतनी बड़ी बिल्डिंग खड़ा करना, समझ सकते हैं कि चूंकि लव जिहाद के लिए अनवर कादरी जो है वो फंडिंग करता है और उसको फंड कहीं और से भी आता है। तो फंड को लेकर बहुत सारे सवाल हैं, लेकिन धर्मांतरण को लेकर जिस तरह से इंदौर से यह खुलासा हुआ, ऐसा लग रहा है कि देश में अलग अलग जगहों पर यह पूरा खेल चल रहा है। इसको लेकर वीएचपी नेता क्या कह रहे हैं, उन्हें सुनिए। उन्होंने सार्वजनिक रूप से कबूला कि ये पूरा जो है पैसा हमको इनको लव जिहाद में फंसाने के लिए, शारीरिक शोषण करने के लिए और शारीरिक शोषण करने के बाद देह व्यापार में ढकेलने के लिए अनवर कादरी ने एक लड़के को 2 लाख रुपए दिए, एक लड़के को 1 लाख रुपए दिया था, जो कि उन्होंने सार्वजनिक रूप से भी कबूला है और पुलिस के सामने भी कबूला है कि ये फंडिंग पूरा अनवर कादरी कर रहा है। वो लड़कियों को लव जिहाद में फंसाकर उनसे मतलब टारगेट करके किसी मतलब उनका शरण पूर्वक करना। तो फिर जब हमारे कने सूचना आई, तो फिर हमने तुरंत अनिल जी भाई साहब के संज्ञान में डाला। उन्होंने पूरे इस संज्ञान में लेकर पीड़िता की कहानी सुनी और जब उन जिहादियों को पकड़ा, तो उन जिहादियों ने यही जवाब दिया कि हमें अनवर कादरी ही हमें सपोर्ट करता है, हमारे पीछे उनका ही हाथ है। और ये खुलासा हो जाने के बाद से बताया जा रहा है कि कादरी साहब तो फरार हो गए, निकल लिए, कहां है, इसको लेकर जांच चले। जरा डिटेल आपको दे देते हैं इससे जुड़ा। लव जिहाद मामले में कांग्रेस पार्षद पर अब शिकंजा क्योंकि कसा जा रहा है खुलासा होने के बाद। कांग्रेस पार्षद अनवर डकैत की तलाश तेज हो गई। अनवर कादरी, अनवर डकैत दोनों इनके नाम है। पुलिस ने अनवर पर 10,000 का इनाम रख दिया है। अनवर पर पुलिस ने एनएसए के तहत कार्रवाई की है। बड़ी बात ये जान लीजिए, अनवर डकैत पर पहले से कुल 18 केसेस दर्ज हैं, यानी आपराधिक प्रवृत्ति का रहा है। अनवर की गिरफ्तारी में पुलिस की 4 टीमें लगी हुई हैं। पुलिस अनवर डकैत के पैसों की भी जांच कर रही है कि पैसे कहां से आए, धर्मांतरण के लिए अनवर को पैसे कहां से मिलते थे, क्योंकि अगर एक एक लड़के को 3-3 लाख देने तो पता नहीं कितने को दिए हैं। अनवर ने अब तक कितनी लड़कियों को फंसाया है, इसकी भी जांच चल रही है। अनवर के चंगुल में फंसी लड़कियां अभी कहां हैं, क्या कहीं भेज तो नहीं दिया, क्योंकि देह व्यापार में फंसाने की बात सामने आ रही थी। इंदौर पुलिस इन सारे सवालों का अब जवाब तलाश रही है कि कैसे ये अपना पूरा कारोबार फैला रहा था, इसे पैसे कहां से मिल रहे थे, तमाम सवाल है। इस बीच सत्यविजय हमारी सहयोगी इंदौर में उस जगह पहुंचे जहां अनवर कादरी रहता है। घर पर ताला लगा हुआ है, फरार है, उनकी रिपोर्ट देखिए। अनवर कादरी जो है फरार है, भगोड़ा है। उसके ऊपर 10,000 का इनाम भी घोषित किया है और उस पर रासुका भी लगाई है। ये जो आप मकान देख रहे हैं, ये जो बिल्डिंग पूरी जो है, ये अनवर कादरी की ही है। और ये आप ताला देख रहे हैं, इस ताले को आप इससे समझ जाइए कि अनवर कादरी अपने परिवार के साथ यहाँ से फरार हो गया। मतलब जब उस पर ये आरोप लगे, लव जिहाद के फंडिंग के आरोप लगे, पुलिस ने केस दर्ज किया, उसके बाद से वो इस घर में ताला डालकर अपने पूरे परिवार के साथ यहाँ से रफू चक्कर हो गया, फरार हो गया। पुलिस लगातार अनवर कादरी को ढूंढ रही है। लेकिन आप जानिए कि अनवर कादरी क्योंकि मेयर, माफ कीजिएगा, पार्षद है, तो ऐसे में हमने मेयर से बात करने की, समझने की कोशिश की कि अब इनकी पार्षदी कैसे रद्द कराई जाएगी। क्या उन्होंने प्रोसीजर की शुरुआत कर दी है, सुनिए उन्होंने क्या कहा है। ये जो लव जिहाद की फंडिंग को लेकर उन पर आरोप लगे हैं, जिस तरह के सबूत अभी प्रथम दृष्टया दिख रहे हैं, तो मैंने कमिश्नर को चिट्ठी लिखी है कि निगम एक्ट की तरह आपको पावर है कि यदि किसी पार्षद का शहर हित में, निगम हित में पार्षद बने रहना उचित नहीं है तो आप उनको हटा सकते हैं। तो एक तो उनको तुरंत हटाया जाए, और उसके अलावा मैंने पुलिस से भी कहा है कि वो इसका इन्वेस्टिगेशन जल्दी करें और इन्वेस्टिगेशन करके इनको तुरंत गिरफ्तार भी करें। लव जिहाद के इस खेल में कितने और किरदार सामने आना बाकी हैं, ये बहुत बड़ा प्रश्न है, क्योंकि अभी तो कादरी साहब सामने आए, कितने लोगों को फंसाया, कितनी लड़कियों को इस जाल में फंसाकर धर्मांतरण करवा चुके हैं, कहीं और तो नहीं भेज दिया। इन तमाम पहलुओं पर जांच चल रही है। रिपोर्ट देखिए।
में डेमोग्राफी बदलने की साजिश चल रही है। हिंदू लड़कियों को टारगेट किया जा रहा है। नफरती गैंग मुस्लिम युवाओं का नाम बदलकर हिंदू लड़कियों को फांसने के लिए फंडिंग कर रहे हैं, जिससे हिंदू लड़कियों को प्रेम जाल में फंसाकर उनका धर्मांतरण कराया जा सके। यही नहीं, हिंदू लड़कियों को देह व्यापार के धंधे में ढकेलना भी नफरती गैंग की साजिश का हिस्सा है। इंदौर में एक ऐसे ही गैंग का खुलासा हुआ, जहां कांग्रेस पार्षद अनवर डकैत इस पूरी साजिश का मास्टरमाइंड निकला। पूछताछ के दौरान उसमें अनवर कादरी को आपराधिक षड्यंत्र का दोनों ही प्रकरणों में आरोपी बनाया गया और उसके बाद उनके फैक्ट्स को जो आरोप लगाए गए हैं उनको इन्वेस्टिगेशन में ले लिया गया है और फिर उसके बाद लगातार उसकी गिरफ्तारी के प्रयास किए जा रहे थे, दबिश दी गई थी। कांग्रेस पार्षद अनवर डकैत की करतूतों का खुलासा खुद उसके ही 2 गुर्गों ने किया, जिसे पुलिस ने 2 लड़कियों से दुष्कर्म के मामले में गिरफ्तार किया है। पुलिस ने जब आदिल और अल्ताफ नाम के इन दोनों आरोपियों से पूछताछ की तो इन दोनों ने जो खुलासे किए उससे पूरे पुलिस महकमे में हड़कंप मच गया। आनन फानन में पुलिस ने लव जिहाद की साजिश के मास्टरमाइंड अनवर डकैत की तलाश शुरू कर दी, लेकिन वो अभी तक पुलिस के हत्थे नहीं चढ़ा। इनाम करने के बाद फिर लगातार टीमें दबिश दी, लेकिन अभी तक वो नहीं मिला है। ऐसी स्थिति में फिर इसका एक NSA का प्रकरण भी भेजा गया था सदर बाजार थाने के द्वारा और NSA भी उसका उनका ऐसा कर दिया गया है, कलेक्टर महोदय के द्वारा उसका NSA भी कर दिया गया, तो NSA का वारंट भी जारी हो गया है। कांग्रेस पार्षद अनवर डकैत का देश विरोधी साजिश से नाम जुड़ते ही इंदौर नगर निगम में भी हलचल बढ़ गई। नगर निगम के मेयर पुष्यमित्र भार्गव ने चिट्ठी लिखकर अनवर को पार्षद पद से हटाने की मांग की। उन्होंने पुलिस से भी इस मामले में पूरे नेटवर्क के पर्दाफाश की अपील की है, जिससे इंदौर की बेटियों पर कोई गलत निगाह न डाल सके। तो एक तो उनको तुरंत हटाया जाए और उसके अलावा मैंने पुलिस से भी कहा है कि वो इसका इन्वेस्टिगेशन जल्दी करें और इन्वेस्टिगेशन करके इनको तुरंत गिरफ्तार भी करें। अनवर डकैत एक पेशेवर अपराधी है। इस पर पहले से ही 18 मामले दर्ज हैं। पुलिस अब अनवर के इन सारे मामलों की भी पड़ताल में जुटी है। इंदौर पुलिस अब ये भी पता लगाने में जुटी है कि अनवर जो पैसे लव जिहाद के लिए खर्च करता था, वो पैसे आखिर अनवर के पास कहां से आते थे। इसके अलावा अब तक अनवर गैंग ने कितनी लड़कियों को फंसाकर उनकी जिंदगी बर्बाद की है। अनवर गैंग का नेटवर्क सिर्फ इंदौर तक ही सीमित है या फिर इंदौर के बाहर भी ये हिंदू लड़कियों को टारगेट करते थे। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो नफरती एजेंडा फैलाने वाले अनवर पर शिकंजा अब कस चुका है, फरार है पूरे परिवार के साथ। गिरफ्तारी कब होगी, इसी का इंतजार पूरा इंदौर बल्कि पूरा भारत कर रहा है, क्योंकि पता चले कि कहां कहां इसने अपने जाल फैलाए हुए हैं। आगे बढ़ रहे अगली खबर की बात करें और धर्मांतरण से जुड़ी हुई अगली खबर यह, जहां पर 500 करोड़ के साम्राज्य का खुलासा हो गया है। छांगुर बाबा को मिट्टी में मिलाने का काम तेजी से चल रहा है। योगी आदित्यनाथ कहते हैं कि माफियाओं को मिट्टी में मिलाएंगे और वो काम चल रहा है उत्तर प्रदेश में। पहले तो छांगुर बाबा और उसकी नीतू के साथ कई सहयोगियों पर शिकंजा कसा गया, फिर बाबा के काले साम्राज्य पर बुलडोजर एक्शन कैसे हुआ, कैसे मिट्टी में मिलाया गया, हमने आपको तस्वीर दिखाई। और अब बाबा के फंडिंग नेटवर्क पर एक्शन तेज हो गया, अकाउंट सीज कर दिए गए, जांच तेज हो गई, क्योंकि करोड़ों की फंडिंग विदेशों से छांगुर बाबा के पास आ रही थी। चलिए सबसे पहले आपको जरा तस्वीर दिखा देते। छांगुर बाबा को अब ATS की टीम अपने साथ ले गई है और एक एक कहानी निकलवाएगी। जितनी भी इन्होंने संपत्ति बनाई वो कहां से बनी, कैसे धर्मांतरण का खेल चला, छांगुर बाबा को लेकर ATS लेकर पहुंची। आपको बताएं उतरौला लेकर पहुंची और कस्टडी मिल चुकी है ATS को। अब ATS एक एक सवाल की तह तक जाएगी और जानने की कोशिश करेगी। और आप सोचिए कोठी पर ले जाकर इसलिए पूछताछ की गई है जिससे कि वहां पर क्या होता था इसकी पूरी कहानी निकल कर सामने आए, क्योंकि ये जो पूरा प्रकरण है ये देश विरोधी साजिश है जिसका खुलासा अब हो चुका है। ऐसे में ATS अब जांच को आगे बढ़ा रही है। छांगुर बाबा को उतरौला लेकर ATS पहुंची। बाबा की सहयोगी नीतू के साथ कोठी का निरीक्षण बाकायदा किया गया है। धर्मांतरण मामले में ATS गहन जांच पड़ताल कर रही है। उतरौला में छांगुर बाबा से आधे घंटे तक लंबी पूछताछ हुई है। तलाशी अभियान के दौरान पुलिस बल तैनात दिखा। कल यूपी ATS ने छांगुर बाबा की कस्टडी ली थी और उसके बाद आज उतरौला में पूरी कोठी का एक तरह से समीक्षा की गई, जानकारी ली गई कि कैसे उसको इस्लामिक सेंटर बनाने की तैयारी थी। उतरौला से हमारे सहयोगी की ग्राउंड रिपोर्ट देखिए। देखिए कि उत्तर प्रदेश की जो ATS है वह यहाँ पर छांगुर बाबा को उसके ही घर पर लेकर आई है। ये एक बड़ा सा गेट है जिस गेट को बंद कर दिया गया है। अंदर आप देख सकते हैं ATS के जवान यहाँ पर वेपन के साथ पहरा दे रहे हैं। जो ATS के कमांडोज हैं काले ड्रेस में वह यहाँ पर हैं और उत्तर प्रदेश की यानी कि उतरौला की जो लोकल पुलिस है राघवेंद्र सिंह जो CO हैं उनके नेतृत्व में यहाँ पर पूरी तरह से सहयोग कर रही है। यहाँ पर उतरौला की पुलिस भी साथ में आई हुई है। आखिर उस दिन भर की पूछताछ में क्या कुछ छांगुर बाबा ने बताया, क्या कुछ नीतू ने बताया,
बताया कि जिसके बाद आज चुपचाप तरीके से यूपी एटीएस छांगुर बाबा को उसके ही घर में लेकर के आई है और भी पहलुओं की जांच करने के लिए। देखिए, योगी राज में कानून का बोलबाला चलता है बस, और इसी से जुड़ी दो तस्वीरें आपको जो दिखाने जा रहे हैं वो पूरी कहानी आपको समझा देंगी। पहले और अब की तस्वीर देख लीजिए। पहले छांगुर का जो विशालकाय पूरा साम्राज्य था, कैसे दूसरी तस्वीर में देखिए मिट्टी में मिल चुका है। ये तस्वीर पूरी मैसेजिंग दे रही है उत्तर प्रदेश में जो भी माफिया हैं, जो भी धर्मांतरण गैंग चलाते हैं, जो भी बदमाश है, वो देख लें, हिसाब त्वरित होता है, तत्काल होता है और इस तरह की तस्वीर सामने आती है। कार्रवाई ऐसी हुई है कि नजीर बने। छांगुर बाबा का अवैध साम्राज्य ढा दिया गया है। छांगुर बाबा की आलीशान कोठी मिट्टी में मिली है। लगातार 3 दिन तक बुलडोजर चलाकर जमींदोज किया गया है। अवैध कोठी का आलीशान गेट भी उखाड़ फेंका। ग्राम समाज की जमीन पर, सरकारी जमीन थी जिस पर अवैध रूप से एक कोठी बनाई गई और ऐसे में कार्रवाई हुई है। बलरामपुर से हमारे सहयोगी की ग्राउंड रिपोर्ट आपको दिखा रहे हैं कि किस तरह से यह आलीशान जो गेट था आज वह पूरी तरह से बर्बाद हो चुका है। और ख़ास बात मैं आपको बताऊंगा कि देखिए कितने मजबूत इसमें एंगल्स लगे हैं लोहे के, और साथ ही ये एक मोटी सरिया मैं आपको दिखाता हूं कि कितनी मोटी सरिया यूज़ हुई है। ये सरिया आप देखिए, ये इतनी मजबूत सरिया है कि जब मजबूत कंक्रीट कोई बनती है, यानी कि देखा जाए तो नदियों पे जो पिलर्स बनते हैं पुल के लिए, उन सब जगहों पे ज़्यादा इतनी मोटी सरिया यूज़ होती हैं। तो हिसाब पूरा हो रहा है, कोई ऐसी चीज बच नहीं रही जो छांगुर ने सोचा था कि अपनी शान और शौकत में वो ऐड करेगा। दो तस्वीर आपको दिखाते हैं कैसे कार्रवाई हो रही है। बुटीक सेंटर था जिस पर ताला जड़ दिया गया है। पुश्तैनी मकान तो खंडहर बन गया है, कुछ लग ही नहीं रहा कि यहाँ कोई मकान हुआ करता था पहले कभी। ये तस्वीरें बता रही हैं कि हिसाब पक्का और पूरा किया जा रहा है। और इस बीच आपको बताएं, जांच जैसे जैसे आगे बढ़ रही है चौंकाने वाले खुलासे हो रहे हैं। एक और जानकारी जो सामने आई है, छांगुर बाबा केस में एक बड़ा खुलासा हुआ है। छांगुर बाबा को 500 करोड़ की फंडिंग मिल रही थी, ये सूत्रों के वाले से जानकारी मिली है। अब तक 200 करोड़ की फंडिंग का पता चला है। 300 करोड़ का लेन देन नेपाल से हुआ है। नेपाल और आसपास खाते खुलवाए गए थे, ये सूत्र हमें बता रहे हैं। खातों का इस्तेमाल फंडिंग के लिए किया गया। मदरसे के नाम पर छांगुर फंडिंग लिया करता था। मस्जिद मजार के नाम पर भी लोग पैसे भेजा करते थे और अलग अलग देशों से पैसे आया करते थे। पाकिस्तान, दुबई, तुर्की, सऊदी से पैसे आते थे और फंडिंग के लिए मोटा कमीशन भी मिलता था। छांगुर ने नवीन के 6 बैंक अकाउंट खुलवाए थे। नवीन जो जमालुद्दीन बन गया था, पहले सिंधी था, धर्म परिवर्तन करने के बाद 6 बैंक खातों में 34.22 करोड़ रुपए मिले नवीन के बैंक में अकेले। नसरीन के बैंक में कितने पैसे थे, छांगुर के कितने अकाउंट्स थे और कितने लोग थे, ये बहुत सारे सवाल है, बहुत सारे सवाल। और इन्हीं सवालों की तह तक जाने के लिए ईडी और एटीएस अब जांच कर रही है। ईडी की एंट्री हो गई, हमने आपको प्रहार में ही बताया था, क्योंकि अब 500 करोड़ की फंडिंग की बात है। ऐसे में एक एक जानकारी जुटाई जाएगी। आपको डिटेल दे देते हैं। विदेशी फंडिंग का खुलासा होने के बाद एक्शन अब तेज होता दिखाई दे रहा है। ईडी और एटीएस ने छांगुर के खातों की जांच तेज कर दी है। उतरौला के एसबीआई ब्रांच में छांगुर बाबा का अकाउंट बताया जा रहा है और इसी अकाउंट में विदेशों से लाखों की फंडिंग आती थी, पैसे आते थे। जांच एजेंसियों ने छांगुर बाबा के अकाउंट को सीज कर लिया है। पैसों के इस्तेमाल को लेकर अब जांच एजेंसियां जुट चुकी हैं कि कहां ये पैसों का इस्तेमाल होता था, कहां ये रोटेट हो रहा था पैसा। तो ये सारे सवाल जो हैं वो जांच के दायरे में हैं। और क्या कुछ खुलासा होता है, ईडी जब पूछताछ करती तो पैसे कहां से आए, कहां खर्च किए, सब कुछ पता चलेगा। इस खबर पर हमारी नजर रहेगी। आगे बढ़ रहे हैं, अब बात कलयुग के काल नेमियों की कर लेते हैं। अगली खबर की बात करें। देखिए, सावन का महीना शुरू हो रहा है, ये हम देख रहे हैं, और ऐसे में जिहादी सनातन के खिलवाड़ करने के लिए अब नए नए तरीके अपना रहे हैं। आज आपने भी जल चढ़ाया होगा, आज से शुरुआत हो रही है, लेकिन इन्हीं जिहादियों को रोकने के लिए अब ऑपरेशन काल नेमी शुरू किया गया है, जिससे इन जिहादियों की पहचान हो सके और इन पर एक्शन हो सके। क्योंकि बहुत से ऐसे लोग हैं जो ढोंगी बाबा बनकर अलग अलग तरह की कहानियां कर रहे हैं। कहीं बांग्लादेशी बाबा बनकर घूम रहे हैं, तो कोई शहजाद भगवा चोला ओढ़कर सोनू बना हुआ, इस तरह की खबरें आ रही हैं पाखंडियों की। लेकिन खैर नहीं है, कार्रवाई कैसे होने जा रही है, चलिए आपको खबर बता देते हैं कि एक्शन कैसे उत्तराखंड में लिया जा रहा है। क्योंकि ऑपरेशन काल नेमी चल रहा है। क्या ऑपरेशन है, क्यों चल रहा है, चलिए डिटेल आपको पूरी दे देते हैं। देखिए, उत्तराखंड में ऑपरेशन काल नेमी की शुरुआत कर दी गई है और सनातन के नाम पर जनता को गुमराह करने वालों पर सख्त कार्रवाई होगी। साधु संतों के वेश में
जो ठग छिपे हुए हैं उन पर शिकंजा कसने की तैयारी है ये। अधिकारियों को बकायदा ऑपरेशन कालनेमी शुरू करने के निर्देश दे दिए गए हैं और सामने आया कि धार्मिक आस्था का फायदा उठाकर ठगी की जा रही है, लोगों को बेवकूफ बनाया जा रहा है। ऐसे में अगर कोई दोषी पाया गया तो कठोर कार्रवाई की जाएगी, उस पर एक्शन त्वरित लिया जाएगा और बड़ा एक्शन लिया जाएगा। चलिए जरा अब आपको तस्वीर दिखा देते हैं, तस्वीर दीजिए, ये देखिए। उत्तराखंड में ऑपरेशन कालनेमी के तहत अलग अलग जगहों पर जाकर जो पुलिस अधिकारी हैं वो जानकारी जुटा रहे हैं, समझने की कोशिश कर रहे हैं कि वाकई कुछ ऐसा तो नहीं है जो एक तरह से पहचान के फरेब का नया मॉडल फॉलो किया जा रहा है। और दून पुलिस ने गिरफ्तारी भी की है। देखिए जब पहचान करने की कोशिश हुई तो सामने आ गए कालनेमी। ये तस्वीर देखिए, बाबा के भेष में बांग्लादेशी घूम रहा था, घुसपैठिया। वो बाबा का भेष लेकर जो आस्थावान हैं उनसे पैसे बना रहा था। इसको लेकर एसएसपी देहरादून अजय सिंह क्या कह रहे हैं, किस तरह से कार्रवाई हुई है, उन्हें सुनिए। बांग्लादेशी जो छदम भेष में जो यहाँ पर बाबा बन के रह रहा था, जिसका नाम पूरी अभी एजेंसी से इंट्रोगेशन, ज्वाइंट इंट्रोगेशन में पता चला है कि रकम इसका नाम है, जो टंगाइल जिला जो ढाका के पास है, वहां से ये चोरी छिपे 6-7 महीने पहले विभिन्न स्थानों से होते देहरादून पहुंचा था। अभी भी हमारी टीमें इंट्रोगेशन उसमें कर रही है, बट अभी तक जो वेरीफाइड हुआ है उसके हिसाब से उसका वहाँ का निवासी होना पाया गया है। और चलिए देहरादून के बाद जरा आपको शामली की भी एक और तस्वीर दिखाते हैं। ये देखिए, ये जो शख्स है, अगर आपको देख के लग रहा होगा कि कोई बाबा है, फकीर है, वो एक तरह से दान दक्षिणा से अपना दिन चलाते हैं, ये तस्वीर देखकर यही लग रहा होगा आपको, लेकिन सच्चाई इससे अलग है। सोनू जो भीख मांग रहा है वो शहजाद है, दरअसल शहजाद सोनू बन गया क्योंकि उसे लगा कि लोगों की आस्था का वो फायदा उठा सकता है और यही कोशिश की, लेकिन खुलासा हो गया। ऐसे कालनेमियों को पकड़ा जा रहा है। ये तस्वीर देखिए और आपको देख के विश्वास नहीं होगा कि ये एकदम गेरुआ रंगों में शहजाद कैसे हो सकता है, ये तो सोनू ही होगा, लेकिन सच्चाई ये है कि ये शहजाद है। पहचान के फरेब का ये नया मॉडल क्या है आपको बता देते हैं। शामली में सनातन के खिलाफ साजिश का खुलासा हो गया है। भगवा चोला पहनकर भीख मांग रहा था पाखंडी, खुद को सोनू बताकर भीख मांग रहा था शहजाद। सोनू और शहजाद में बहुत फर्क है। राशन कार्ड से पूरा नाम सामने आया कि क्या नाम है। लोगों ने शहजाद को पकड़कर पुलिस को सौंप दिया और उसके बाद ये पूरा खुलासा हुआ है। सोचिए, सावन के महीने में अब कोई पाखंडी नहीं बचेगा, इसकी पूरी तैयारी कर ली गई है। और इसको लेकर संतोष कुमार एएसपी जो है शामली के, कैसे कार्रवाई हुई है, क्या बता रहे हैं, सुनिए सर। देखिए, सोशल मीडिया के माध्यम से और आप लोगों के माध्यम से जानकारी प्राप्त हुई थी। कुछ लोग भेद बदल कर और या शायद धर्म बदल कर भीख मांगने का काम कर रहे हैं। इसमें थाना चिंझाना के पूरे तथ्यों से जांच करने के लिए बताया गया है। थाना चिंझाना द्वारा इसमें जांच की जा रही है। जो भी अविधिक तत्व प्रकाश में आते हैं अगली वैधानिक कार्रवाई कराई जाएगी। और यशवीर महाराज आपको याद होंगे, जो अलग अलग जगहों पर जहां कांवड़ यात्रा निकलती है वहां पर चेकिंग अभियान चला रहे थे, हिंदू संगठन को लीड कर रहे थे। इस तरह के मामले सामने आने के बाद उनका भी रिएक्शन आया, उन्हें सुनिए। जो इस प्रकार की पहचान छिपा रहे हैं, इन पर सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। और यदि साधुओं के वेश में किसी मुस्लिम ने कोई घटना कर दी तो उसमें बदनाम कौन होगा? सनातन धर्म का सन्यासी, क्योंकि घटना करने वाला सन्यासी वेश में है और अपना नाम भी वो सनातन धर्म का ही बता रहा है। और चलिए आगे बढ़ रहे हैं। अब आपको सावधान करने वाली खबर बताएंगे। देश में जितना आधुनिक विकास हो रहा है, टेक्नोलॉजी इतनी तेजी से आगे बढ़ रही है, उतनी ही तेजी से ऑनलाइन ठगी के मामले भी बढ़ते जा रहे हैं। ग्राहकों को अलग अलग तरीके से लालच देकर ठगी का शिकार बनाया जा रहा है। गाजियाबाद में ऐसे एक गिरोह का भांडाफोड़ हुआ है। डिटेल में अब आपको खबर बताते हैं, पहले तस्वीर दिखा देते हैं। गाजियाबाद में ये पूरा गिरोह ठगी का पूरा खेल चला रहा था और हमारे आपसे जैसे लोगों को बेवकूफ बना रहा था। जरा तस्वीर दीजिए, ये देखिए, ये पूरा गैंग है। आपको देखकर लगेगा पढ़े लिखे लोग हैं, ऑनलाइन ठगी कर रहे थे, पढ़े लिखे थे, लेकिन अपनी पढ़ाई का इस्तेमाल ये गलत चीज में कर रहे थे। नौकरी करने या आगे बढ़ने में नहीं, लोगों को बेवकूफ बनाने के लिए इस्तेमाल कर रहे थे। पूरी खबर चलिए आपको बता देते हैं। खबर क्या है? दरअसल गाजियाबाद में साइबर ठगों का भांडाफोड़ हो गया है। पुलिस ने 5 साइबर ठगों की गिरफ्तारी की है। बीमा पॉलिसी के नाम पर ये निशाना बनाते थे लोगों को, बिटकॉइन के नाम पर भी ये ठगी किया करते थे। इन ठगों पर 44 लाख की ठगी का आरोप है। पुलिस ने ठगी का सामान इनसे बरामद किया है। साइबर ठगों को पकड़ने वाली टीम गठित कर ली गई है।
पुलिस टीम को 25,000 का इनाम मिला इस तरह की कार्रवाई के बाद, क्योंकि आजकल ये बहुत कॉमन हो गया है। पुलिस इसको लेकर क्या कह रही है, सुनिए जरा। जनपद गाजियाबाद के अंतर्गत साइबर थाना ने एक सराहनीय कार्य करते हुए आज बिटकॉइन के माध्यम से लोगों को लालच देकर उनके साथ ऑनलाइन फ्रॉड करने वाले गैंग का खुलासा किया है और इसमें 5 अभियुक्तों की गिरफ्तारी की गई है, जिनके नाम रवि प्रताप, विकास कुमार, नवीन, अनुज और गुंजन है। इनका अपराध करने का तरीका ऐसा था कि वो जो बीमा पॉलिसी धारक थे उनको लालच देते थे कि उनकी जो बीमा पॉलिसी की रकम है उसको हम लोगों ने बिटकॉइन में इन्वेस्ट किया है और उस बिटकॉइन के माध्यम से आपको ज़्यादा फायदा होगा, इसके लिए आप रजिस्ट्रेशन चार्जेस और कुछ टैक्स हमें प्रोवाइड कराएं। और इस लालच में जो भोले भाले लोग थे उन्होंने इनको ऑनलाइन पैसे ट्रांसफ़र किए और उस पैसे का इन लोगों ने दुरुपयोग किया और इस तरीके से ये पूरी फ्रॉड करने का तरीका था इनका। तो ऐसे लोगों के झांसे में बिल्कुल मत आइएगा। इस तरह की कॉल्स आए तो कई बार वेरीफाई करिए और तभी कोई जानकारी दीजिए जिससे कि आपकी पैसों की हानि ना हो। इसी के साथ आज के लिए प्रहार में इतना ही। कल फिर हाजिर होंगे डिटेल रिपोर्ट के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार। विमल ने गुलिस्तां की ये कुछ लजीज फरिश्ते, जब साथ घुले तो जी ललचाए और दिल कहे कि स्वाद की इस जुबान में खुद को ऐसा डुबाऊं कि निकल ना पाऊं। विमल की जुबान कुछ है ही ऐसी, मानते हैं ना? विमल बोलो जुबान केसरी। विमल में गुलिस्तां की ये कुछ